वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम विधायी अधिनियम देख रहे थे, ब्रिटिश काल के जो अधिनियम है वो देख रहे थे। तो हमने यहाँ पर 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो अगला अधिनियम है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो 1793 से जो अधिनियम आ रहे थे तो ये उस श्रृंखला में, जो चार्टर एक्ट थे उसकी श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और इसे ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था की। मतलब जो खुली प्रतियोगिता, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी व्यवस्था इसके द्वारा की गई। इस अधिनियम में क्या हुआ, इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का भी गठन किया गया। मैकाले समिति नियुक्त हुई। इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत 6 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया। पहले 3 सदस्य थे, सबसे पहले तो 4 सदस्य बनाई गई, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, एक और कानून वाला सदस्य जोड़ दिया। अब यहाँ पर 6 नए सदस्य और जोड़ दिए, जिसे विधान पार्षद के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल विधान परिषद बनाई, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। विधान परिषद जिसमें पहले 6 सदस्य थे, अब 12 सदस्य थे। 12 सदस्य कौन कौन से हो गए, एक हो गया गवर्नर जनरल, एक हो गया कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य हो गए। तो ठीक है, ये गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, ये वही जो पहले 3 थे फिर 4 हो गए। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, एक नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांतों के स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि सदस्य। तो एक प्रकार की काउंसिल बना दी गई, एक परिषद बना दी गई जिसमें 12 सदस्यीय परिषद थी। ठीक है, इसके बाद इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। जो स्थानीय सरकार थी उनके द्वारा ये नियुक्त होकर आए थे। विधि सदस्य, चौथा सदस्य मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बन गया था। इनको भी मतदान करने का अधिकार था। इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान था। इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो पूरे भारत के प्रशासन का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर एक नई चीज ये हुई, निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। तो यहाँ पर ये काम भी हुआ। तो कुल मिलाकर 1853 का चार्टर अधिनियम हमने यहाँ पर ये देखा, इसमें ये सारे प्रावधान हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला अधिनियम देखते हैं। अगला है 1858 का अधिनियम। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ये आया था 1858 का अधिनियम। तो इसमें कई सारी वो चीज़ें की गई जो क्रांति की वजह बनी। अब सबसे पहले सिपाही विद्रोह 1857 ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भारत सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब पहले जो कंपनी शासन कर रही थी, अब सारी चीज़ें, चाहे भारत सरकार हो, चाहे क्षेत्र हो भारत के, या फिर राजस्व की जो शक्तियां हैं, सब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यहाँ पर चली गई। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बनी। अब यहाँ पर क्या हो गया, भारत में क्राउन का शासन हो गया। पहले कंपनी व्यापार कर रही थी, उसने शासन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पूरा शासन एक तरीके से हमारा राजा कौन बन गया, उन्होंने बना दिया। बनाया हमने तो नहीं माना था, उन्होंने हमारे भारत का राजा बना दिया। भारत की महारानी कहलाने लगी। मतलब ब्रिटिश की जो महारानी विक्टोरिया थी उनको ही बना दिया भारत की महारानी।
क्राउन का शासन कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे, लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे और विल हाउस ऑफ कॉमन्स को आसानी से पारित कर दिया। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी समाप्त कर दिया। जो गोद निषेध प्रथा थी उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। गोद निषेध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि 2-3 शर्तें होती थी कि एक तरीके से इनकी पहले सहायक संधि प्रणाली आई, फिर हड़प नीति आई। जो क्षेत्र थे उनको ये अपनी विस्तारवादी नीतियों के द्वारा क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, क्षेत्रों को हड़प रहे थे। तो ऐसे ही एक गोद निषेध प्रथा लाई गई जिसमें अगर कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो उनके क्षेत्र को ये अपने में ले लेंगे। दत्तक पुत्र को ये मान्य नहीं करते थे। ये जो झांसी वाला था कि झांसी की रानी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के लिए, तो ये वही था, गोद निषेध प्रथा का ही वो शिकार बनी थी। इसके बाद क्या था, इसमें अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय के पद में बदल दिया। अब जो गवर्नर जनरल कहलाता था वो यहाँ से वायसराय बन गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। जैसे कि हमारे भारत में हर एक राज्य में राज्यपाल होता है जो कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। तो ऐसे ही जो ब्रिटेन की जो सरकार थी वहाँ पर जो क्राउन होता था, क्राउन का प्रतिनिधि भारत में कौन होता था, वायसराय कहलाया जाने लगा। तो कुल मिलाकर अब वही चीज़ है कि क्राउन का सीधे शासन था। भारत के पहले वायसराय का नाम याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग बने थे। इसने एक नया कार्यालय बनाया। भारत के राज्य सचिव भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य बना था। अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था। भारत के पहले राज्य सचिव कौन बने, लॉर्ड स्टैनली बने। तो ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम याद रखने हैं। अगला तथ्य दिया गया है, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके डबल गवर्नमेंट यानी पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी और भारत को राज्य के सचिव के माध्यम से और क्राउन के नाम से शासित किया जाने लगा। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की गठन भी किया, स्थापना की। तो यहाँ पर एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई जो कि राज्य सचिव की सहायता करेगी उसके कामकाज में। परिषद एक सलाहकार निकाय थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। जैसे आज हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो हमारे पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके लिए एक मंत्री परिषद होती है, वैसे ही राज्य सचिव के लिए उस समय एक परिषद बना दी। इसने एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्टेट इन काउंसिल के सचिव का गठन किया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने में के लिए सक्षम था। एक और चीज़ यहाँ पर हुई, देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी और भारतीयों के लिए सिविल सेवा में भर्ती होने का प्रावधान भी था। यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से इसकी स्थापना होना शुरू होती है। यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी। मतलब अब जो गोद निषेध प्रथा थी वो समाप्त हो गई थी, तो सबको स्वतंत्र स्थिति दे दी गई, बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर लें। मतलब ब्रिटिश का आधिपत्य स्वीकार कर लें तो उनको स्वतंत्र स्थिति दे दी जाएगी, मतलब उनका राज्यकाल उनको दे दिया जाएगा। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। ये उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो विरोध थे उनको दूर करने का ये प्रयास कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें सुधार भी की, कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं आया था। इसके बाद अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।